नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़े। तो दोस्तों, सीटेट, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए क्लास आपकी चल रही है। हम टोटल आपको 32 पेपर सॉल्व करा रहे हैं और 32 पेपर में दोस्तों ये जो आज का पेपर है ये 18वां पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे और ये भी हम आपको बता देंगे कि ये कब का पेपर है। तो ये हम आपको 2012 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, कब का? 2012। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, इसमें टोटल हम आज 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप 30 क्वेश्चन का मतलब 30 क्वेश्चन मत समझिएगा, क्योंकि हम आपको चारों विकल्प सॉल्व कराएंगे और चारों विकल्प का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पे समझो सीधे सीधे 120 क्वेश्चन। ठीक है, चारों ऑप्शन जब हम कराएंगे तो देखो 120 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप अवश्य देखना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य, क्या तात्पर्य है समझो। देखो, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, क्या इसका ये मतलब है? तो आपका मतलब है ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, यह केवल रटने से जोड़ता है। यह जब याद करना है ना तो ये केवल रटने से जोड़ता है, जबकि असफलता का कारण प्रणाली भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। दोस्तों, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, तो ये क्या है, गलत है। कैसे गलत है? देखो, यह बच्चे को दोषी ठहराता है, शिक्षा दृष्टिकोण के विरुद्ध है ये, इसलिए क्या है, ये गलत है। ठीक, अगला ऑप्शन देखो, व्यवस्था फेल हुई। क्या है, व्यवस्था फेल हुई, तो ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है? देखो, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की जो असफलता है, बच्चे की असफलता बराबर सीधे सीधे समझो व्यवस्था या शिक्षण की असफलता, यानी बच्चे की असफलता बराबर क्या है, व्यवस्था, या फिर कह सकते हो आप शिक्षण की असफलता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो चौथा वाला ऑप्शन, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है ये बालक विरोधी व अवैज्ञानिक सोच है। बालक विरोधी और अवैज्ञानिक सोच है यहाँ पे हमारा, इसलिए क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से अपने दोस्तों चारों ऑप्शन को लेकर चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन को बनाने में। चलिए क्वेश्चन देखिए दूसरा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। यानी शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ो। देखो यहाँ पे लिखा है, ये बात केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित आप पढ़िएगा, थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, आप कहोगे ये ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला क्या है, परिवर्तन हो सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है रटने को प्रोत्साहित करके। रटने को प्रोत्साहित करके, तो देखो यहाँ पे क्या है, रटंत अधिगम है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। ठीक है, तो अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, तो ये भी आपका सही नहीं है मेरे हिसाब से, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यह तकनीकी की बात कही है, लेकिन इससे ये है तो सही, मैं आपको बताऊँ ये गलत नहीं है सही, क्योंकि तकनीक की बात की गई है। तो देखो बाल केंद्रित जो है, तकनीक से क्या है, अधिगम बढ़ती है, अधिगम बढ़ता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो देखो यहाँ पे यह परिणाम केंद्रित है, ये प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है, ये परिणाम केंद्रित है, ये प्रक्रिया नहीं है। तो इसलिए अपने लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर ए पर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, आंसर तो आप बहुत जल्दी पता कर लोगे, लेकिन जब चार ऑप्शन पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है, अपने लोग चारों ऑप्शन को लेके चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई देखो, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है।
तो प्रभावी पत्ती है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो देखो यहाँ पे समझो, अवलोकन करना इसका मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना सबसे प्रभावी है। ठीक है, करके सीखना सबसे प्रभावी है। तो यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव विकल्प है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तो देखो श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना ये कम प्रभावी है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। ये क्या है, कम प्रभावी है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। नेक्स्ट है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। अब देखो बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना सहायक है पर सर्वोत्तम नहीं है। सहायक है लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। नेक्स्ट है विस्तृत व्याख्या करना। तो देखो विस्तृत व्याख्या करने का मतलब है केवल मौखिक ज्ञान हो गया, यानी विस्तृत व्याख्या करने का मतलब क्या है, केवल मौखिक ज्ञान हो गया। इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है भाई समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना है और जो ऑप्शन सही है वो कमेंट में आप लिखिएगा। यानी कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो देखो कक्षा में विविधता की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्या है यहाँ पे कि मतलब ये समावेशी कह सकते हो, ये समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव विकल्प है। नेक्स्ट है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तो देखो यहाँ दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तो इसका मतलब क्या है, यह दोस्तों लचीली नहीं है, एक प्रकार से ये समझो। ठीक है, दायित्व संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना ये गलत है, जबकि ये लचीली होती है। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है तथ्यों की शिक्षा, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित, यानी आप इसे कह सकते हो कि ये मूल व समानता से जुड़ी है। ये किससे जुड़ी है, मूल व समानता से जुड़ी है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। यानी हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, यानी आंशिक कह सकते हो ये गलत है, क्योंकि मुख्य फोकस जो है वो छात्र होते हैं। मुख्य फोकस क्या होते हैं, छात्र होते हैं। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से स्पीड को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। देखो लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे समझो, देखो लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं ये मूल्यांकन में भिन्नता होती है। इससे क्या होती है, मूल्यांकन में भिन्नता होती है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट है मुफ्त उत्तर वाला प्रश्न। तो देखो जो मुफ्त उत्तर वाला जो प्रश्न होता है वो व्यक्तिपरक होता है। क्या होता है, व्यक्तिपरक प्रश्न होता है, तो इसलिए ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है सत्य या असत्य। अब सत्य या असत्य का मतलब क्या है, ये स्पष्ट और निश्चित उत्तर है। क्या है, स्पष्ट और निश्चित उत्तर है, इसलिए ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, अगला देखो, अगला जो आपका ऑप्शन है वो है निबंधात्मक प्रश्न। तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलो अगले की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, आप CTP की टोटल तैयारी YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो CTET के लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो हमने 20 टॉपिक बताए हैं और 20 टॉपिक को हमने एक एक वीडियो में कवर किया हुआ है। प्ले लिस्ट हमने बना दी है, आप प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अब देखो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की बात कर रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक क्वेश्चन जो है वो हर बार यहाँ से पूछा जाता है। तो देखो केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। अब देखो जहाँ पे भी हमने आपको बताया ये जहाँ पे केवल आ जाए तो ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल वाला तो गलत ही है, क्योंकि ये पारंपरिक शिक्षा है।
यानी केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश क्या है, पारंपरिक शिक्षा, ये गलत है। नेक्स्ट है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तो देखो ये परीक्षा केंद्रित हो गया, यानी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये क्या हो गया, परीक्षा केंद्रित हो गया, तो आपका ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। अगर आप बार बार परीक्षाएं लेंगे तो यहाँ पे क्या है, तनाव बढ़ाने वाली बात होगी, तो ये भी आपका क्या है, सही नहीं होगा। नेक्स्ट है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या है, लचीलापन है। अब देखो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन है, तो जाहिर सी बात है ये प्रगतिशील शिक्षा जो है वो लचीली होती है। प्रगतिशील शिक्षा कैसी होती है, लचीली होती है, इसलिए हमारा क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है, प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है, यहाँ पे जांच है, ठीक है, जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। के बारे में यहाँ पे डॉट डॉट लगाना है, नहीं पहले आपको डॉट डॉट यहाँ पे लगाना है, क्वेश्चन ये गलत है। प्रश्न पत्र की में फिर डॉट डॉट फिर आपको लगाना है बारे में चिंतित है, ठीक है, बारे में चिंतित है, ये आपका प्रश्न है, बारे में क्या है, चिंतित है, ठीक, ये आपका प्रश्न है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, क्या कह रहा है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। तो देखो किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो यही होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को क्या है, शामिल करना है, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्नों के प्रकार जो है ये संरचना से जुड़ा है, तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता क्या है, ये परिणाम की स्थिरता से संबंधित है, ये परिणाम की क्या है, स्थिरता से संबंधित है, तो ये भी ज़्यादा आपका अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है वैधता। तो वैधता क्या है, उद्देश्यों को मापना, ये क्या है, वैधता है, ये भी सही, लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो आपका क्या है, ये वाला ऑप्शन है, पहला वाला। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है दोस्तों, आज मेहनत कल शिक्षक। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल अवश्य शिक्षक बनेंगे। एक सीटेट जिंदगी सेट, अब की बार सीटेट पार। तो आप अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर आपके सामने है, नंबर दिया गया है, आप नोट्स ले सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, और PYQ क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आज के 30 प्रश्न में हमने वो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो बिल्कुल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, एक मिनट रुकिए जरा, चलिए अब आपको क्लियर देखेगा थोड़ा, ठीक है। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो छात्रों को स्वतंत्र रूप से क्या है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से क्या है, तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। अब क्या ये सही है, देखो ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि निर्माणवादी शिक्षा जो है वो स्वतंत्र चिंतन पर बल देती है, यानी निर्माणवादी शिक्षा जो है वो स्वतंत्र चिंतन पर बल देती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। क्या ये कथन सही है, आप बताओ। देखो बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, या यह अप्रासंगिक है, इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, देखो बाह्य अनुभव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, बाहर से का अनुभव यानी बाह्य अनुभव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, यानी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, सही है,
सही ऑप्शन कैसे है? देखो, जो सीखना है वो अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। सीखना किससे होता है? सीखना जो है वो अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका ये सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे समझो, शिक्षक सहायक होता है, शिक्षक सहायक होता है और नेतृत्वकर्ता नहीं होता है। सहायक का मतलब एक प्रकार से आप कर सकते हो कि वो मार्गदर्शक होता है, या कह सकते हो आप वो शिक्षक जो है वो सुविधादाता होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जब हम चारों विकल्प करेंगे तो देखो थोड़ा समय तो लगेगा। आप अपने हिसाब से स्पीड कम और ज़्यादा करके भी वीडियो को देख सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखो, विद्यालय आधारित आकलन की बात हो रही है, मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो एक एक करके हम ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है, वहाँ परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो देखो ये बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। आप कहोगे कैसे? देखो, वहाँ परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। नेक्स्ट देखिए, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। तो देखो यह गलत है। क्यों गलत है? ये अंक केंद्रित सोच है। ये क्या है? अंक केंद्रित सोच है, तो ये आपका गलत है। विद्यालय वहाँ परीक्षा निकाय की अपेक्षा ज़्यादा क्या है? यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे मिस्टेक है, चेक करता हूँ। ज़्यादा सक्षम है, यहाँ पे क्या आएगा? ज़्यादा सक्षम है, ये शब्द आएगा, ज़्यादा सक्षम है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? देखो, विद्यालय जो है वहाँ परीक्षकों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, यानी ज़्यादा कठोर है कहने का मतलब। तो उद्देश्य दोस्तों कठोरता नहीं बल्कि क्या है? प्रमाणिकता है। तो ये अभी आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, आकलन जो है बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो आकलन बहुत किफ़ायती यानी मितव्ययी होना चाहिए। तो ये सहायक गुण है, लेकिन जो मूल सिद्धांत नहीं है। ये क्या है दोस्तों? सहायक गुण है, लेकिन ये मूल सिद्धांत है वो नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के बारे में समझो। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखो, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये क्या है? ये पॉजिटिव विकल्प है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का यही समाधान है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉजिटिव है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो दोस्तों, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये भिन्नताओं को क्या है? दबाने का काम करता है, तो भिन्नताओं को दबाता है, ये सही नहीं है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो जो परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये सीखने में क्या है? ये बाधा उत्पन्न करेगा, सीखने में बाधक है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो देखो, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सभी की गति समान नहीं होती, यानी जो बच्चे हैं आपकी क्लास में, विविधता जो आपको दिखाई दे रही है, इन बच्चों में सभी की जो गति है सीखने की वो समान नहीं होगी। तो इसलिए आपका क्या है? यहाँ पे ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखो, पहला है, सभी की विकास दर जो है वो समान होती है। यहाँ पे क्या है? समान नहीं होती है, यानी सभी की जो विकास दर है वो समान नहीं होती है। तो इसका मतलब ये बात जो है ये सही कह रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो समान दर से नहीं सीखते हैं। ठीक है, विकास का प्रमुख ये सिद्धांत है, विकास का प्रमुख ये सिद्धांत है कि सभी की जो विकास दर है वो समान नहीं होती। नेक्स्ट है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, ये आपका गलत है। फिर कैसा होता है? देखो, विकास जो है वो क्रमिक व असमान होता है, क्रमिक व असमान होता है, लेकिन कभी भी हमेशा रेखीय नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अब देखो, विकास क्या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो ये बात गलत है, क्योंकि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया।
नेक्स्ट है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो अंतः संबंधित नहीं हैं। दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं। सभी क्षेत्र क्या है? परस्पर जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है कि सभी की जो विकास दर है वो समान नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो। तो देखो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्या है आपका सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, मानक वर्गीकरण है। सबसे पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, बकाया देखिए सब में उल्टा सुल्टा क्रम होगा, ये बकाया सब हटा दीजिए। ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है, शारीरिक और संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये बिल्कुल सही है, मानक वर्गीकरण है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा, यहाँ पे क्या आएगा? चर्चा, ध्यान रखना। और अपने विद्यार्थियों से क्या है? चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। देखो विद्यार्थी जो हैं वो अपने इस ज्ञान को क्या है? पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम, यहाँ पे देखो डॉट डॉट होगा, उपागम के बाद क्या है? यहाँ पे डॉट डॉट आपको लगाना है, रिक्त स्थान। ठीक है, उपागम, इसके बाद डॉट डॉट, पर आधारित है, आगे है पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन है, इसको देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। तो जो अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन है ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट है यहाँ पे आएगा दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो पुरस्कार और दंड आधारित है, तो ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन जो है वो सीमित रूप से सही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ज्ञान के निर्माण मतलब है पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ना, या इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखो जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोने लगता है। बच्चा के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डॉट डॉट आएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान है, डॉट डॉट आएगा। ठीक है, बच्चा के कारण रोता है, यानी जो बच्चा है वो किसके कारण रोता है ये इसमें आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, रिक्त स्थान है। तो पहला ऑप्शन है वो है देखिए सामाजिक दुश्चिंता, कि ये सामाजिक दुश्चिंता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है अजनबी दुश्चिंता। क्या है? अजनबी दुश्चिंता, तो ये भी आपका क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ दादी जो है वो अजनबी नहीं है। नेक्स्ट है संवेगात्मक दुश्चिंता। क्या संवेगात्मक दुश्चिंता सही है? तो देखो संवेगात्मक जो दुश्चिंता है ये बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव है। क्यों? जब बच्चे को उसकी माँ के गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मुहबस संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो उसमें संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो बच्चा है वो रोने लगता है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट जो है चौथा वाला है वो है वियोग दुश्चिंता। तो ये क्या है? माँ से अलग होने की चिंता। ठीक है, ये भी ज़्यादा आपका सही नहीं है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलिए शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। 15वां क्वेश्चन है, देखिए अपने सामाजिक मानदंड बनाना। क्या है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तो देखो अपने सामाजिक मानदंड जो बनाना है ये गलत है। नेक्स्ट है समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो देखो समाज में बड़ों का सम्मान करना ये आंशिक अर्थ है। ठीक है, ये आंशिक अर्थ है। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन।
क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। तो ये पूरी तरह सही है क्योंकि ये सामाजिकरण की परिभाषा है। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन क्या है, ये सही है क्योंकि ये सामाजिकरण की क्या है, परिभाषा है। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो देखो सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना क्या है, गलत है क्योंकि ये यांत्रिक दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये आपका गलत है और ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देकर यह दर्शाता है। लड़कियों को वरीयता देकर यह दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन आप पढ़ो और उसका फिर जवाब आपको देना है। देखिए वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ठीक है, तो वैश्विक प्रवृत्तियाँ क्या ये विकल्प सही है? आपका आंसर होगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा में वैश्विक कह सकते हो ट्रेंड से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट प्रगतिशील चिंतन। प्रगतिशील चिंतन देखिए गलत है यहाँ पे, क्योंकि प्रगति सोच जो होती है वो समान अवसर देती है, भेदभाव नहीं करती है। ये जबकि क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। प्रयोजनात्मक उपागम, प्रयोजनात्मक उपागम ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये शिक्षण पद्धति से जुड़ा शब्द है। नेक्स्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, ये आपका सही है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि केवल लिंग के आधार पर वरीयता देना क्या है, ये जेंडर वाइज हो जाएगा। यानी केवल लिंग के आधार पर अगर आप वरीयता दे रहे हैं तो ये क्या है, ये जेंडर वाइज हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है डी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये टॉपिक इस टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझिए तो आपको क्वेश्चन भी बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की पढ़िएगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो देखो आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, तो आप तुरंत इसका क्या है आंसर करिएगा। नेक्स्ट है अनुवांशिक। अब देखो यहाँ पे अनुवांशिक क्या है, ये गलत है क्योंकि ये जैविक दृष्टिकोण है। ये क्या है, जैविक दृष्टिकोण है। नैतिक, नैतिक भी गलत है क्योंकि ये कोहल वर्ग से जुड़ा है नैतिक। नेक्स्ट है शारीरिक। अब देखो शारीरिक क्या है, ये मोटर विकास से संबंधित है, तो ये अभी आपका गलत है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे शारीरिक है ना, शारीरिक बोला था ना मैंने, तो शारीरिक ये गलत है क्योंकि ये मोटर विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो सामाजिक। ये सामाजिक सही है क्योंकि जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसका जवाब आप दीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। यानी देखो यहाँ पे वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो देखो ये क्या है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, यानी कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। तो देखो ये क्या गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये नैतिक विकास से जुड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है गॉर्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है क्वेश्चन के हिसाब से? क्योंकि गॉर्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है, यानी विभिन्न बुद्धियाँ जो हैं वो विभिन्न सहेलियाँ, विभिन्न बुद्धियाँ विभिन्न सहेलियाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो देखो ये सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देता है। ये किस पर बल देता है? ये सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देता है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, गलत है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, तो देखो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये चरणों पर आधारित है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। यह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए और फिर उसका आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट देखिए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन।
सामग्री है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना आप सामग्री। क्या पढ़ोगे आप? सामग्री, यानी अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। क्या ये आपका विकल्प सही है? ये दोस्तों योजना से संबंधित है, इसलिए ये जो विकल्प है आपका सही नहीं है। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो देखो, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमिका प्रतिरूप बनाना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो मॉडलिंग है, पर यहाँ नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा। सीखने की तत्परता, तो ये प्रेरणा से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? सीखने की तत्परता, ये प्रेरणा से जुड़ा है। नेक्स्ट है सक्रिय भागीदारता। तो देखो, सक्रिय जो भागीदारी है इसमें क्या होगा? जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर सीखेगा। जब विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर क्या है? सीखेगा, इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। जब आप 32 के 32 पेपर दोस्तों देख लोगे तो एक एक क्वेश्चन आप बनाना सीख जाओगे, आपको कोई भी समस्या पेपर में आएगी नहीं। पूरे 30 में से 30 लेके आओगे, और 30 में से 30 लाने के लिए पूरे 32 पेपर मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। और इसके साथ साथ में जो मैंने 20 टॉपिक आपको बताए इंपॉर्टेंट, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, वो 20 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। 30 में से 30 आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैठने की उचित व्यवस्था, यानी बैठने की उचित व्यवस्था। देखो, बैठने की जो उचित व्यवस्था है ये भौतिक और पर्यावरणीय कारक है। ये क्या है? भौतिक और पर्यावरणीय कारक है। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो देखो, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता मतलब है ये विद्यालय संसाधन है, तो ये भी आपका सही नहीं है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की क्या है? प्रकृति है, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित है, जाहिर सी बात है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक की दक्षता और ज्ञान, शिक्षक की दक्षता और ज्ञान, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। विषय वस्तु में क्या है? प्रवीणता। अगला क्वेश्चन देखो, कोहल वर्ग आ गए साहब। कोहल वर्ग को भी मत छोड़िएगा आप, इनके भी 3 स्तर और 6 चरण, यानी इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर के साथ साथ इन्होंने 6 चरण बताए हैं, यानी प्रत्येक स्तर के 2 चरण, प्रत्येक स्तर के 2 चरण, ठीक है। 3 स्तर, ये 3 स्तर हो गए, 1 2 3 स्तर हो गए, और 3 स्तर से क्या है? 6 चरण हो गए। इनको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तो देखो, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कोहल वर्ग धर्म पर आधारित नहीं है। कोहल वर्ग जो है वो धर्म पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है व्यवहार के स्पष्ट निर्देश बनाकर, तो व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, निर्देश बनाकर, ये क्या है? ये वाहन नियंत्रण है। ये क्या है? ये वाहन नियंत्रण है, ये भी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तो यहाँ पे समझो, देखो ये बिल्कुल सही है, ये कोहल वर्ग का बिल्कुल सही है, नैतिक मुद्दों की ही बात हुई है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, तो ये नैतिक चिंतन को विकसित नहीं करेगा, ये नैतिक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कह रहा है, इसको समझो। देखो, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आराम से इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लाभ है पर मुख्य उद्देश्य नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लाभ है लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, यानी जो पाठ्यक्रम है वो बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, तो जल्दी पूरा हो ये गलत उद्देश्य है, जल्दी पूरा हो ये क्या है? गलत उद्देश्य है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, वे पढ़ते समय क्या है? सामाजिक कौशल सीख सकें, तो ये क्या है? ये दोस्तों यहाँ पे देखो सहयोग भी दिख रहा है, संवाद भी दिख रहा है और टीम वर्क भी हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे सहयोग भी दिख रहा है और संवाद भी दिख रहा है और टीम वर्क भी दिख रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। अब देखो यहाँ पे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, यानी नियंत्रित कर सके। तो ये देखो नियंत्रण जो है वो लक्ष्य नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको जरा पढ़िएगा। देखो, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए, चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़िए आप। बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। क्या ये सही है? देखिए मैं आपको बता दूं, विशेष विद्यालय में अगर आप भेजने का प्रस्ताव देंगे तो ये समावेशी शिक्षा के क्या है, विरुद्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के विरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग करना। अगर आप अन्य विद्यार्थियों से अलग करेंगे तो आप उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भेदभावपूर्ण है। नेक्स्ट है, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो देखो प्रवेश परीक्षा लेनी क्या है, निषेध है, ये भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखो सही है, बिल्कुल सहयोगात्मक योजना है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। अब आ गया दोस्तों प्याजे। ठीक है, तो प्याजे जी को मैंने आपसे कहा है, प्याजे जी का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं, 4 स्टेज दी हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उन्हीं से डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक जो है अवस्था है, यह किसके साथ संबंधित है, किसके साथ संबंधित है? तो देखो 4 ऑप्शन है, प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक, तो एक एक करके समझिएगा। चलिए समझते हैं। पहला ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो देखो इंद्रिय गामक अवस्था ये क्या है, ये पहली है। पहली क्या है, जन्म से 2 वर्ष, या कह सकते हो 0 से 2 वर्ष आप। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की बात यहाँ पे हो रही है। तो जाहिर सी बात है क्या है, यहाँ पे बच्चा जो है वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होगा, बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। ऊंचाई, दूरी, गहराई, समय, दिशा का भी ज्ञान होने लगता है 12 से 18 माह की जो अवस्था होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला यहाँ पे पॉजिटिव है। नेक्स्ट है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। अब देखो ये तार्किक रूप से, अगर ये तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है तो ये संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी स्टेज की बात नहीं हो रही है। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण की योग्यता, तो ये क्या सही है, ये भी ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि विश्लेषण करने की जो योग्यता आती है बच्चे में, ये दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, यानी 11 वर्ष से ऊपर की बात हो रही है, यानी फॉर्मल वाली जो स्टेज है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार यह भी क्या है, औपचारिक अवस्था से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है, औपचारिक अवस्था से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी मानव व्यक्तित्व जो है वो परिणाम है। तो पहला ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का। क्या है, पालन पोषण और शिक्षा का। क्या ये सही है? ये दोस्तों पालन पोषण और शिक्षा का इसका मतलब है केवल वातावरण की बात ये कर रहा है। केवल किसकी बात कर रहा है, केवल ये वातावरण की बात कर रहा है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्तित्व बराबर क्या होता है, पर्सनालिटी बराबर क्या होता है, यानी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। केवल वातावरण, तो केवल तो नेगेटिव वर्ड है, केवल वातावरण हो नहीं सकता, केवल अनुवांशिकता हो नहीं सकता। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन देखो, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, क्या ये सही है? दोस्तों, सभी बच्चे समूह में बेहतर नहीं सीखते हैं, इसलिए ये क्या है, गलत है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। तो देखो, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, कारण नहीं केवल कथन, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थियों को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो ये क्या है, ये अनुशासन मुख्य उद्देश्य नहीं है। अनुशासन जो है ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, क्योंकि जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या है, सिद्धांत है। टी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण आपसे पूछ रहा है, समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। तो 4 ऑप्शन है, ध्यान से आप समझिएगा। पहला ऑप्शन पढ़िए, प्राक कल्पना का परीक्षण है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये दोस्तों बाद का चरण है, यानी प्राक कल्पना का परीक्षण करना ये बाद का चरण है। समस्या के प्रति जागरूकता, क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता। तो समस्या के प्रति जागरूकता ये क्या है, पहला चरण है, ये आपका सही है। प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना यानी इकट्ठा करना, तो ये समस्या पहचान के बाद का बात हो रही है, यानी प्रासंगिक जो जानकारी है इसको एकत्र करना, इकट्ठा करना, ये जो बात हो रही है, ये दोस्तों बात हो रही है समस्या पहचान के बाद की बात हो रही है, इसलिए ये भी आपका गलत है। प्राक कल्पना का निर्माण करना, ये जानकारी के बाद की बात हो रही है, ये जानकारी के बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। तो देखो, सीखने के मैं आपको बता दूं 3 क्षेत्र होते हैं, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और यहाँ पे देखो संज्ञानात्मक है, कहीं पे संज्ञानात्मक दिख नहीं रहा है, ठीक है। वैसे होता है कोग्निटिव और अफेक्टिव और साइकोमोटर, किसके अनुसार दोस्तों, ये बीएस ब्लूम के अनुसार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो अनुभाविक सीखने का है, बिल्कुल है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक। और भावात्मक, वैसे तो देखो भावात्मक होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये अफेक्टिव है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अफेक्टिव, तो ये सीखने का क्षेत्र है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक और व्यावसायिक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है वो आध्यात्मिक वाला जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आंसर की के आपको अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि सीटेट ने माना था, ठीक है। तो उसके अनुसार माना था इसने बी वाला अभावात्मक, जबकि भाई मेरे हिसाब से तो देखो मैं आपको बताऊं सीखने के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, बीएस ब्लूम के अनुसार बता रहा हूं। पहला होता है संज्ञानात्मक, ठीक है, ये तो होता है संज्ञानात्मक, आप इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा, संज्ञानात्मक होता है। दूसरा होता है भावात्मक, दूसरा क्या होता है, दूसरा भावात्मक होता है, ये पढ़ा है, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो अनुभाविक होता है, क्या होता है, अनुभाविक, क्या होता है, अनुभाविक होता है, ठीक है। यानी संज्ञानात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव, और भावनात्मक को अफेक्टिव, अनुभाविक को साइकोमोटर, ये तीनों तो होते हैं, ठीक है। अब जो आंसर की के हिसाब से है यहाँ पे वो भावात्मक आंसर में दे रखा है, ठीक है। अब आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन का आप बताइएगा सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको सारी बातें उसमें बता दी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है आप बताओ। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं।
संभवतः कार्य जो है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी एक ही प्रकार का जो दोहराव है, एक ही प्रकार का जो दोहराव हो रहा है, ये कार्य की ये जो बच्चे की ये जो कार्य हो रहा है ना, ये बच्चे की रुचि को कम कर देता है। ठीक है, ये बार बार जो हो रहा है कार्य, यानी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब कोई कार्य बार बार होगा, ठीक है, तो बच्चे की रुचि क्या है, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बच्चा ऊबने लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सही है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, क्या है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। ये गलत बात है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, यानी ऊब का बुद्धिमत्ता से कोई सीधा संबंध है, नहीं है। आप कहोगे ऊबना का बुद्धिमत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। क्या आप बताओ, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है? गलत बात है, क्योंकि सीखने की योग्यता तो जन्मजात और विकसित होने वाली होती है। ठीक है, जन्मजात भी होती है और विकसित होने वाली भी होती है, तो ये बात भी गलत ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। क्या बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है? तो ये भी गलत है। गलत है, क्यों गलत है? देखो, समस्या अनुशासन की नहीं बल्कि शिक्षण विधि की है। समस्या यहाँ पे जो है वो अनुशासन की नहीं है बल्कि किसकी है, बल्कि शिक्षण विधि की है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बिल्कुल प्यारा सा आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, वे कैसे सीखते हैं। यानी प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल सही जवाब है, यानी गलतियां हमें यह बताती हैं कि बच्चा किस रणनीति से सीख रहा है। ठीक है, त्रुटियां बराबर क्या है, सीखने की प्रक्रिया। सीधे सीधे समझो, यानी त्रुटियां हमें, गलतियां हमें यह बताती हैं कि बच्चा किस रणनीति से सीख रहा है, तो ये पॉजिटिव है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अब भैया यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता ये गलत है, क्योंकि हर गलती जो है वो अभ्यास की कमी के कारण नहीं होती है। हर गलती जो है वो अभ्यास की कमी के कारण नहीं होती है, तो ये आपका गलत है। सीखने की अनुपस्थिति, गलती होना सीखने की अनुपस्थिति नहीं बल्कि सीखने का परिमाण है। गलती जो है वो सीखना, गलती होना सीखने की अनुपस्थिति नहीं बल्कि क्या है, सीखने का ये प्रमाण है, तो ये आपका गलत है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, तो देखो शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर ये क्या है, गलत है। ये भी आपका क्या है, गलत है। पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि किसी भी गरीब का भला हो जाए। दोस्तों सीटेट इस बार बहुत ज़रूरी है पास करना, और आप सब लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।